नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया भाजपा का 42वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रानीखेत का रोडवेज डिपो भवाली डिपो में विलय करने को लेकर जनता ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। एमडीडीए द्वारा मसूरी में अवैध निर्माण को किया गया सीज। लोगों ने एमडीडीए, वन, पालिका और खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हरिद्वार के चंद्र आर्य चौक पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। ज्वालापुर विधायक समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। अल्मोड़ा में तेंदुए ने एक युवक पर किया हमला। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान किया जारी। मसूरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सड़क किनारे और नो पार्किंग में खड़े वाहनों को किया गया सीज। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भानेवाला के वेटिंग पॉइंट में जहां पीएम मोदी के भाषण को सुना, तो वहीं पार्टी की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। देश भर के साथ साथ प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं डोईवाला में भी स्थापना दिवस के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कार्यकर्ताओं और जनता द्वारा सुना गया। इस दौरान डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ ही सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में और हमारी विधानसभा में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और भारतीय जनसंघ के कालखंड 1951 में 21 अक्टूबर को 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज पार्टी में आप देख रहे हैं कि पूरी विश्व की हमारी सबसे बड़ी पार्टी आज बन चुकी है और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2014 में, 2019 में, और पूरे देश के अंदर विकास के काम हो रहे हैं, ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 में भी और अभी वर्तमान में भी है और जनता में भारतीय जनता पार्टी से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अन्य समाज के लोग हैं, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहा है और मैं आज अपने स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, इसका आज हमारे 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है और हमारी ये एक ऐसी पार्टी है, इस पार्टी में छोटे से छोटा लेके कार्यकर्ता वो बड़े से पद तक जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक जा सकता है। तो कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, चूँकि अभी नवरात्रों का भी समय चल रहा है, रमज़ान के महीने भी चल रहे हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि वो काफ़ी संख्या में हर जगह अपने घरों पे भी झंडा लगा रहे हैं और कार्यक्रम में जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट ग्राम सखखोला के सुप्रसिद्ध मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर में जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा मां भुवनेश्वरी मंदिर में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने विधायक मेहरा का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। विधायक मोहन सिंह मेहरा ने मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर के संरक्षक मोहन सिंह ने बताया कि मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर के प्रति विधायक मोहन सिंह मेहरा का कई वर्षों पुराना नाता है। साथ ही विधायक मोहन सिंह मेहरा ने स्वामी आनंद गिरी महाराज की मूर्ति पर माला अर्पित भी की। आगामी 7 अप्रैल को 1 दिवसीय अमृत महोत्सव के दौरान ऋषिकेश स्थित विशेष ज्योति विद्यालय में 5वां स्पेशल ओलंपिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को स्पेशल ओलंपिक भारत के एरिया डायरेक्टर उत्तराखंड DPS रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस ओलंपिक में संपूर्ण भारत से 72,000 बच्चे प्रतिभाग करेंगे, जिसका शुभारंभ 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुल 412 बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें रामनगर में 115 बच्चे, ऋषिकेश के 60 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें अनेकों खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। ये प्रतियोगिता वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल की जाएगी, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सामूहिक रूप से करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही रानीखेत के रोडवेज डिपो को भवाली डिपो में विलय कर दिया गया है। आपको बता दें कि रामनगर डिपो के नाम से रानीखेत और भवाली का रोडवेज डिपो जाना जाएगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। इधर सरकार के इस फरमान से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। रानीखेत के पूर्व विधायक करण मेहरा के नेतृत्व में व्यापारी और नागरिकों ने तहसील में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार साजिशन यहाँ के कार्यालयों को समाप्त कर रही है। पहले उद्यान निदेशालय को देहरादून शिफ्ट
शिफ्ट करने की बात कही जाती है, तो वहीं अब रानीखेत के रोडवेज डिपो को भवाली डिपो में विलय किया जा रहा है। एक और रानीखेत वासी जिले की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार यहाँ के विभागों को अन्यत्र शिफ्ट करने में तुली हुई है। उन्होंने कहा कि जब रानीखेत से भाजपा की नुमाइशों से प्रतिनिधित्व किया है, तब यहाँ से विभागों का विलय हुआ है। साथ ही पूर्व विधायक मेहरा ने कहा कि रोडवेज डिपो के लिए जल्द ही एक शिष्टमंडल लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। लगातार विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा जा रहा है। इसी के चलते हरिद्वार के चंद्र आर्य चौक पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर समेत बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रवि बहादुर ने आरोप लगाया कि देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। विधानसभा में सरकार के मंत्री एक तरफ जनता को फ्री राशन देने का ढोल पीट रहे हैं, दूसरी तरफ सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार का फ्री राशन जनता के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ है और लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। यदि सरकार ने जल्द ही महंगाई को नियंत्रित नहीं किया तो देश में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। भाई कांग्रेस तो लगातार प्रदर्शन कर ही रही है और धीरे धीरे ये प्रदर्शन अब उग्र प्रदर्शन की तरफ जाएगा और हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि श्रीलंका में जो चल रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत को भी उस चीज को झेलना पड़े, चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो। अभी पीछे सदन चला, सदन में भी हमारी खाद्य मंत्री ने हमें दुनिया भर की बातें बताई। हमने इतना राशन बांट दिया, हमने इतने किलो दाल दे दी, इतने किलो चीनी दे दी, पर ये नहीं बताया कि हमने सिलेंडर कितना महंगा किया। हमने उस वक्त भी बोला था कि आप पूरे साल के सिलेंडर फ्री कीजिए, जिन लोगों को आप फ्री में राशन दे रहे हैं, पर ये काम उन्होंने किया नहीं। इन्होंने वो काम कर दिया है कि हाथी तो फ्री में दे दिया, अब हाथी पालने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया है। गरीब लोगों का खून चूसने के लिए इन्होंने कसम खा ली है कि गरीब लोगों का खून चूसना है, उनकी रसोई पे डाका डालना है, उन्हें परेशान करना है और इस देश से गरीबों को मिटाना है। काशीपुर रोडवेज बस डिपो को रामनगर डिपो में मर्ज किए जाने और बस अड्डे को काशीपुर से खत्म किए जाने के शासन और सरकार के फैसले से जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। डिपो को मर्ज किए जाने के खिलाफ जहां राजनीतिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, वहीं स्थानीय लोगों में भी इस फैसले से नाराजगी बनी हुई है। सालों पुराने काशीपुर के रोडवेज बस डिपो को रामनगर डिपो में मर्ज कर दिया गया है, जिसका आदेश एक दिन पूर्व ही शासन ने जारी किया है। शासन द्वारा काशीपुर शहर से डिपो को मर्ज करने पर जहाँ काशीपुर से वाहनों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ेगा, वहीं काशीपुर के यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डिपो को मर्ज किए जाने से स्थानीय लोगों में भी भारी रोष देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक दलों ने भी शासन के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ जहां विकास के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ शहर के पुराने विकास को भी खत्म करने में तुली हुई है। जिन बसों का संचालन लंबे समय से काशीपुर डिपो से होता था और लंबे रूटों पर काशीपुर से बसें संचालित होती थी, उसका काफी प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। वहीं अब सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दिखाई थी कि काशीपुर एक कस्बा है, महानगर को कस्बा कहा था, तो आज इस फैसले के बाद काशीपुर महानगर को कस्बे की तरफ बढ़ाने के लिए भाजपा ने पहल कर दी है, क्योंकि सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। जो सबसे प्राचीन रोडवेज बस अड्डा यहाँ पर मौजूद था, जिसमें इतनी बसों का बेड़ा भी था, और जनता के हित को ध्यान में ना रखते हुए उसे रामनगर डिपो में मर्ज करना, ये जनता के साथ धोखा है। और मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और जो अभी जनता द्वारा जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक, भाजपा के विधायक को बनाया गया है, तो मुझे तो इसमें ऐसा भी लगता है कि इस तरीके के फैसलों में भाजपा के विधायक का ये कहना कि मेरी जानकारी में नहीं है, और आज जब पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया और उन्होंने ये बताया कि हाँ इस बारे में बात करेंगे, अभी मेरी जानकारी में आया है, तो ये भी गलत है, ये परिपाटी गलत है। अगर ऐसा फैसला करना भी था तो भाजपा के विधायक की नॉलेज में ये बात क्यों नहीं है कि बस अड्डे को शिफ्ट किया जा रहा है। और उसके बाद भी मैं तो ये कहूँगा कि अगर वास्तव में वो जनता के हित के लिए राजनीति में आए हैं और जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके उनको विधायक के रूप में चुना है, तो चाहे भले से उनकी सरकार है, अगर रोडवेज बस अड्डा वापस डिपो जो है काशीपुर में ही स्थानांतरित नहीं होता है, वापस नहीं होता है, तो उन्हें अपने खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ जाने के लिए भी जनता के साथ मुखर होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके ऊपर विपक्ष के लोग आएंगे और कोई राजनीति होगी। ये जनहित का मामला है और इसको हर कीमत पर उन्हें
सरकार से इस फैसले को वापस कराना चाहिए और काशीपुर डिपो को काशीपुर में ही रहने देना चाहिए। स्थानीय विधायक द्वारा यह अनभिज्ञता जताना कि इस विषय में वो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, यह इस बात को जाहिर करता है कि वो काशीपुर के विकास के प्रति और काशीपुर के जनता के प्रति कितने जागरूक हैं। इस कदम से काशीपुर की जनता को घोर आगे आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बीच बस अड्डे का जिस तरह से विलय रामनगर डिपो में किया जा रहा है, वे सरासर काशीपुर के स्थानीय विधायक की नाकामी को दर्शाता है। स्थानीय विधायक का ये कहना है कि मुझे इस डिपो के मर्ज होने की कोई जानकारी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि काशीपुर की जनता को 5वीं बार फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने धक्का लिया है। अफसोस की बात है कि 1982 में स्थापित रोडवेज बस अड्डे को आज रामनगर बस अड्डे में विलय करने से काशीपुर क्षेत्र के तमाम यात्रियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एवं शैक्षिक कार्यों से दूर दराज की यात्रा करने में आज बाधा आएगी, जिसका पूरे का पूरा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र की जनता के ऊपर किया। बस स्टैंड जो है काशीपुर का बहुत पुराना बस स्टैंड है। ये बहुत टाइम पहले, ये जब उत्तर प्रदेश था, तो हम उत्तराखंड नहीं थे, उत्तर प्रदेश, तब से यहाँ पे बसाया गया, बना हुआ है ये रोडवे बस स्टैंड है। सब ये रोडवे बस स्टैंड से हमारे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जाने से, क्योंकि आसपास दिल्ली वगैरह से जो भी सामान या यात्री लोग आते हैं, सामान आता है, वो सब रोडवेज के माध्यम से ही आता है। अब अगर ये रोडवे बस स्टैंड रामनगर चला जाएगा तो जो यहाँ की पब्लिक है और जो व्यापारी हैं जो दिल्ली से अपना माल लाते हैं, ले आते हैं, तो उन्हें कहाँ खड़ा होकर वो बस का इंतजार करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये आएगी उनके साथ, क्योंकि उन्हें एक परमानेंट जगह नहीं मिलेगी जहाँ से उन्हें बस मिल सके या वो उतर सके। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ अगर बस स्टैंड चला जाता है यहाँ से, तो एक जो काशीपुर का नाम था, क्योंकि खाली एक छोटा सा बस स्टैंड नहीं, बहुत बड़ा ये डिपो भी है, यहाँ पे बसों का सर्विसेज भी होती हैं और बहुत सारी बसें इस काशीपुर डिपो से, बहुत सारी बसें हैं जो हर जगह क्षेत्र में जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, व्यापार को भी नुकसान होगा, क्योंकि जब लोग यात्री उसमें बैठ के काशीपुर आते थे तो कुछ ना कुछ, जब बस स्टैंड है तो खाने पीने की सामग्री वगैरह सब ली जाती है, तो इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी काशीपुर को पहुँचेगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी झील के पास एक अनाधिकृत रूप से बन रहे भवन को सील कर दिया गया है। एमडीडीए के अधिशासी अभियंता मनोज जोशी ने बताया कि भवन स्वामी सरदार सिंह अरोड़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण किया गया था, जिसको लेकर पूर्व में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निर्माण कार्य को रोकने के साथ नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसकी सुनवाई सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के न्यायालय में की गई, जिसमें सभी बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्माण को सील करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम अधिशासी अभियंता मनोज जोशी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को सील किया गया। वहीं उन्होंने निर्माणकर्ताओं को बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण न करने की हिदायत दी। अधिशासी अभियंता मनोज जोशी ने मसूरी की जनता से आग्रह किया कि वो बिना प्राधिकरण की अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण न करे। आज जो है भट्टा गांव पर एक मेन रोड पे ही किसी व्यक्ति द्वारा झील के पास वॉल बनाकर, वॉल बनाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाया था, ऊपर टीन शेड बनाया था, जिसके ऊपर हमारे वहाँ कार्रवाई चल रही थी। आज उस निर्माण को हमने जो है सील कर दिया, समस्त निर्माण को। अभी हम जो भी यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें आदमी लगातार काम कर रहा है, उसमें हम लोग जो है सील करने की कार्रवाई, या अगर सील के बाद भी वो लगता है कर रहा है, तो ध्वस्तीकरण के लिए जो अपने आगे को उच्च अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। और आगे भी जो है कार्रवाई सख्त अमल में लाई जाएगी, जिसका आपको प्रभाव फील्ड पर देखने को मिलेगा। और स्टाफ यहाँ पर तैनात है, घूम रहे हैं। तो आगामी जो सीज़न हमारा आ रहा है, सीज़न के दौरान भी निर्माण न हो और स्वीकृत मानचित्र में कोई निर्माण हो, तो हम ये भी एक जनता से अपील करेंगे कि वो अपनी निर्माण सामग्री सड़क पर न रखें या उसी समय पर लाए जिसमें जो है यहाँ पर बैन नहीं होता है, माल रोड पे या उस जगह पर। और सख्त कार्रवाई आपको देखने को मिले। आगामी पर्यटन सीजन पे जो है निर्माण कार्य से ट्रैफिक भी बाधित होता है, किसी को चोट वोट भी लग सकती है, कहीं कोई मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इसलिए इस दौरान जो 1-1.5 महीने का हमारा रहता है पर्यटन सीजन, तो उसमें हम स्वीकृत मानचित्रों पर भी कार्य करने के रोकने के लिए अपना एक प्रस्ताव साहब लोग के सामने हमने रखेंगे और वो उसको लाएंगे।
डोईवाला कोतवाली में प्रशिक्षु IPS अधिकारी ASP चंद्रशेखर R घोटके ने प्रभारी निरीक्षक डोईवाला कोतवाली का चार्ज संभालते हुए कहा कि क्षेत्र की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ आम आदमी को आसानी से पुलिस की सहायता मिले, इसके लिए काम करेंगे। नवनियुक्त ASP प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर R घोटके ने क्षेत्र के विधायक ब्रजभूषण गैरोला से भी मुलाकात की और विश्वास दिलाया कि क्षेत्र का माहौल किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। सभी को समान रूप से पुलिस का सहयोग मिलेगा। लोगों से भी नवनियुक्त ASP प्रभारी निरीक्षक ने अपील करते हुए कहा कि पुलिस को अपराध, खनन और नशा रोकने में सहायक बने ताकि क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनी रहे। जो भी लीगल और उचित कार्रवाई है सभी मामलों में वो की जाएगी और जनता को ये कोशिश रहेगी कि जनता की समस्याओं को तुरंत और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई उस पर की जाए और उनको एक सहारा के तौर पे पुलिस की तरफ जनता देखती है, वो सहारा हम प्रोवाइड कर सकें, ये कोशिश हमारी रहेगी। ज़रूर हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आम आदमी को कोई भी समस्या है, जनता हमारे तरफ आ सकती है, कभी भी हमसे मिल सकती है। गलत काम वाले को देखिए, इस मामले में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से और हमारी ओर से वो चलती रहेगी। मसूरी पुलिस द्वारा नो पार्किंग जोन और सड़कों के किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों पर SSI गुमान सिंह नेगी और SI विनय शर्मा के नेतृत्व में सख्त कार्यवाही करते हुए दर्जनों स्कूटी और 4 पहिया वाहनों को क्रेन की मदद से उठाकर चालान सीज की कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा अचानक हुई कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस की कार्यवाही का लोगों ने विरोध भी किया, जिसको लेकर पुलिस और लोगों में तीखी नोकझोंक भी हुई। मसूरी गांधी चौक और पिक्चर पैलेस चौक पर अनाधिकृत रूप से टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा नो पार्किंग जोन और सड़क किनारे खड़े 2 और 4 पहिया वाहनों को हटाया गया। वहीं टैक्सी स्कूटी संचालकों को निर्देश दिए गए कि वो लाइसेंस में दर्शाए गए जगहों से अपनी स्कूटी के संचालन करें। उन्होंने कहा कि टैक्सी स्कूटी संचालक द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर SDM के निर्देशों के बाद मसूरी में पुलिस द्वारा सख्ती से कार्यवाही करते हुए नो पार्किंग जोन और सड़क किनारे खड़े वाहनों को क्रेन के माध्यम से उठाकर पेट्रोल पंप ले जाया गया और सील के साथ चालान की कार्यवाही की गई। थाने में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय और अन्य विभागों की आगामी यात्रा सीजन को मद्देनज़र बैठक आहुत की गई थी, जिसमें मसूरी क्षेत्र में यात्रा सीजन को देखते हुए अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहनों को क्रेन की मदद से या अन्य साधनों की मदद से उठाने का पर बातचीत हुई थी, जिस कारण आज हम लोगों द्वारा लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस और माल रोड से अनधिकृत रूप से खड़े हुए वाहनों को क्रेन की मदद से वो अन्य साधनों से मदद से उठा के चालानी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई यात्रा सीजन में लगातार जारी रहेगी। गरुड़ क्षेत्र में महीनों बाद भी जाति प्रमाण पत्र न बन पाने का मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका है, जो कि उक्त व्यक्ति स्वयं ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्त है। बावजूद इसके अब तक उस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। गरुड़ क्षेत्र के लश्कर खेत के ग्राम प्रधान प्रदीप राठी ने बताया कि पिछले 6 महीने से वो अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवाने को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। वहीं प्रदीप राठी ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के पटवारी संजय कुमार द्वारा कार्य कराने के एवज में 5 से 10 हजार रुपए की मांग भी की गई, लेकिन उनके द्वारा मना कर दिया गया। वहीं जब हमने पटवारी संजय कुमार से इस संबंध में जानकारी ली तो उनके द्वारा इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई और तमाम लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। और देश का वासी नहीं हूँ तो मुझे कैसे प्रधान बना दिया गया, और प्रधान बना दिया गया एक प्रतिनिधि होने के कारण मैं आम जनता के बारे में तो क्या लड़ूं, मैं अपनी समस्या हल नहीं कर सकता तो आम जनता की क्या करूंगा। अगर मेरी ये समस्या जल्द से जल्द हल नहीं हुई तो मैं आत्मदाह तहसील में जाकर आत्मदाह करूंगा और उसके जिम्मेदार पटवारी, तहसीलदार और SDM। रुड़की रोडवेज बस स्टैंड का हरिद्वार बस डिपो में विलय किए जाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गुस्साए कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा किया गया तो सभी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं कर्मचारियों के धरने को किसान नेता चौधरी राजेंद्र सिंह और पूर्व चेयरमैन पंडित दिनेश कौशिक का समर्थन भी मिला। इस दौरान पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित दिनेश कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार रुड़की की जनता के साथ भेदभाव कर रही है। विधायक और मेयर होने के बावजूद भी रुड़की से रोडवेज बस स्टैंड हटाकर हरिद्वार ले जाना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो शहर की जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। बड़ा शिक्षा का हब सेंटर है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा की यहाँ पर डबल इंजन की सरकार इस रुड़की शहर का हमेशा उत्पीड़न करती आई है। इससे पहले यहाँ पर कहीं जो हमारे रुड़की का जो सेंटर था यहाँ पर बिजली विभाग का, वो बिजली विभाग का जो यहाँ से जो सेंटर था वो इसको शिफ्ट कर दिया ऋषिकेश में,
अब रुड़की जो हमारे रुड़की डिपो है, इस रुड़की डिपो को सारा हरिद्वार शिफ्ट करने का काम चल रहा है और इससे आप देखें कि कितनी परेशानी यहाँ के यात्रियों को होगी, यहाँ के कर्मचारियों को होगी। आप कर्मचारी जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने हित की तो बाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले ये जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितनी डिपो रुड़की डिपो से बसें चलती हैं वो सारी रुड़की डिपो की बसें हरिद्वार शिफ्ट हो जाएंगी। बाईपास बन गया तो इसका मतलब थोड़ी कि रुड़की का गला घोट के मार दो। जो आज स्थिति यहाँ पर हो गई है, कितना जन सैलाब बाहर सड़कों पर खड़ा रहता है, बसें आती नहीं, बाईपास से निकल जा रही हैं और डिपो यहाँ से शिफ्ट होने के बाद तो यहाँ बिल्कुल ही अकाल पड़ जाएगा और यहाँ के कर्मचारी दर दर भटकते फिरेंगे। फिर कहेंगे कि साहब आपको तनख्वाह कहाँ से दें, आपके यहाँ से तो कोई यहाँ से बसें नहीं चलती, आपके यहाँ से कोई यहाँ सुविधाएं नहीं है यात्रियों के लिए। तो हमारे यात्रियों को परेशानी है। रुड़की एक हब सेंटर है, शिक्षा का हब सेंटर है, यहाँ पर IRI है, CBRI है, IIT है, यहाँ पे मिलिट्री का बहुत बड़ा छावनी सेंटर है। उसको देखते हुए यहाँ पर तो सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, रुड़की को जिला बनाना चाहिए था और यहाँ पे रुड़की की सुविधाएं घटाकर इसके ज़िले की मांग को ये मटियामट करना चाह रहे हैं कि इसको मसल दो, इसे कुचल दो और यहाँ से इस तरह कुचल के यदि किया जाएगा सरकार के द्वारा तो उसका हर उस पर जो है उनका मुकाबला किया जाएगा और यहाँ से किसी भी कीमत पर रुड़की डिपो को शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। ये प्रदेश की सरकार कान खोल ले, अपने कान के अंदर तेल डाल ले कि यहाँ पर सड़कों पर आना पड़े, लाठियाँ खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारियों का अधिकार है, यहाँ की जनता का जो अधिकार है, उस अधिकार को लेकर रहेंगे। सरकार अपने काम को, अगर उनसे कोई गलती हुई जैसे रोडवेज डिपो को हटाने में यहाँ से, तो उसे सुधार कर ले। लंबी लड़ाई चल जाएगी इसके विषय में, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, समाज सेवी लोग सब जुड़ते जा रहे हैं, इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं। हमारे दो नेता यहाँ के भाजपा के नेता हैं, दोनों युवा नेता, एक को ज्ञापन दे दिया, एक को ये और देने के लिए जा रहे हैं हम सब लोग मेयर को। तो उन्हें भी कान खोल के देखना चाहिए भाई, शहर की गरिमा के लिए तुम चुनाव लड़े, जीतते, भगवान और अच्छी वोट मिली उन्हें, तो उन्हें भी शहर के लिए कुछ सोचना चाहिए। नहीं तो मेरा तो ये भी विचार है, कल को दोनों के घरों के बाहर बैठ कर हम धरना प्रदर्शन वहाँ शुरू कर देंगे अगर हमारे नेताओं की नहीं चलेगी तो। अल्मोड़ा में पार्किंग की समस्याओं को देखते हुए जिला मुख्यालयों समेत सभी तहसील मुख्यालयों और अन्य क्षेत्रों में वाहन पार्किंग निर्माण के लिए स्थान चयनित किए गए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मुख्यालय में वाहन पार्किंग के लिए चयनित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने सबसे पहले सिकुड़ा बैंड पहुंच यहां से लोअर मॉल रोड रोडवेज डिपो पर 1123 मीटर लंबे टनल निर्माण की योजना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थल पर वर्तमान दर के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराएं, साथ ही टनल पार्किंग के निर्माण के संबंध में भी संभावनाएं तलाशें। भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाते हुए प्रस्ताव तैयार कराया जाए। राजस्व विभाग इस योजना के अंतर्गत भूमि और प्रभावित भवनों का भी सर्वे लोक निर्माण विभाग के साथ करा ले। सिकुड़ा बैंड के निकट वाहन पार्किंग के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे कार्य का निरीक्षण कर पहाड़ी से गिर रहे मलबे पत्थर की सुरक्षात्मक कार्य के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। सितारगंज के ग्राम औदली के पास करंट का डंपर स्कूटी सवार बुजुर्ग के लिए यमदूत बन गया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने एक स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। अवैध खनन की यूपी तक तस्करी के लिए माफिया ग्रामीण मार्गों में अंधाधुंध वाहनों को दौड़ाते हैं, जो हादसों का कारण बन रहे हैं। जिम्मेदार विभाग सड़क हादसे रोकने के लिए अवैध खनन ढो रहे वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर पाता है। बताया जाता है कि घटनास्थल के नजदीकी गाँव के खेत में अवैध खनन के भंडारण है। सोमवार को ग्राम नगला नानकमत्ता निवासी 58 वर्षीय चेतराम स्कूटी से जा रहे थे। चेतराम के दामाद वसुदेव ने बताया कि ग्राम औदली के पास पहुंचते ही खनन से भरे तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। ओवरलोड खनन का डंपर चेतराम के शरीर से गुजर गया, जिससे चेतराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इश्तेहार में सीधी मिट्टी दिलवाने गए थे, लेकिन जब वहाँ से वापसी आ रहे थे उस दौरान ये दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्यों हुई इसकी वजह भी बहुत सारी रीजन है इसके। एक तो पहली बात यह है कि ट्रक जो था, जो भी डंपर वाला था, वो ओवरलोड था। दूसरी बात हाई स्पीड है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग रेते का काम कर भी रहे हैं तो कम से कम हाई स्पीड नहीं होनी चाहिए, एक मिनिमम जो स्पीड है उसको तय कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है ये ओवरलोड नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो एक्सीडेंटल जो जोन है वहाँ पर कम से कम ब्रेकर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, वरना ये ऐसा ही होता रहेगा। आज से 10 साल पहले भी एक्सीडेंट हुआ था और ये 10 साल बाद फिर एक्सीडेंट हुआ है। 10 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो बेचारे फिर भी बच गए, लेकिन अब ये एक्सीडेंट हुआ ये बचे ही नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। इस जगह नहीं, हर जगह गांव जहाँ गांव से अगर ट्रालियाँ, ट्रैक्टर या डंपर वगैरह जो निकल रहे हैं वहाँ पे ये सुविधा होनी चाहिए। जैसे या ब्रेकर की सुविधा है या जो स्पीड है उसको एक मानक तय कर देना चाहिए कि हाँ इतनी स्पीड से
आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को नैनीताल के शहीद शिवराज सिंह निगलटिया के परिवार को सम्मानित किया गया। नेवी के अधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर पुत्र मोहन सिंह निगलटिया को अमर ज्योति प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार उत्तराखंड में शहीदों के परिवारों को अमर ज्योति प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान दे रही है। सीन एनसीसी डायरेक्टर जनरल द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में अमृत महोत्सव पर शहीदों के पैतृक घर से मिट्टी ले जाकर देहरादून में अमर ज्योति के लिए ली गई थी। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मटकोट मुंसियारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ेली के समीप सड़क निर्माण में जुटी बीआरओ द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार बनने के दूसरे दिन ही टूट गई, जिससे क्षेत्रवासियों में बीआरओ के प्रति काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि वर्तमान में बीआरओ द्वारा मटकोट से मुंसियारी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधारीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मुंसियारी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बीआरओ द्वारा उस स्थान पर सड़क सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है जहाँ सड़क की स्थिति ठीक है, मगर जहाँ सड़क की हालत बदतर है उस जगह पर बीआरओ द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं मुंसियारी की जनता बीआरओ की कार्य प्रणाली से परेशान हो चुकी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे निवासी ग्राम गांजा पोस्ट कुलांटेश्वर में चंदन सिंह अपने घर के पास खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक तेंदुए ने उनके हाथ पर हमला कर दिया। तभी युवक ने शोर मचाया, जिससे तेंदुआ भाग गया। ग्रामीणों द्वारा युवक को आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सराय खेत ले जाया गया। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं वन विभाग की टीम आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल वन विभाग की टीम ने घायल को 5,000 रुपए की औपचारिक सहायता दी और उन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए अपना रेस्क्यू अभियान जारी कर दिया है। वन विभाग एक टीम का गठन कर क्षेत्र गश्त कर रही है। चैत्र नवरात्रि के पावन पक्ष पर नवरात्र प्रारंभ होने पर कई क्षेत्रों में रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चैत्र नवरात्रि के पावन पक्ष पर नवरात्र के दिनों में श्री राम मंचन का आयोजन सफलतापूर्ण किया जा रहा है। वहीं कालाडूंगी विधानसभा के अंतर्गत बैरपड़ाव में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर होने वाले रामलीला के मंचन में पात्रों द्वारा संजीव मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते मंचन में भाग लेने वाले कलाकारों द्वारा विगत कई महीनों से तालीम के माध्यम से आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। कार्यक्रम के आयोजन में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के साथ सभी पात्र अपनी भूमिका संजीव मंचन के माध्यम से निभा रहे हैं। मंचन के दौरान राम विवाह और परशुराम लक्ष्मण संवाद आकर्षण के केंद्र है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।